नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बहुत स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। तो सत्याग्रह में पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले 1 घंटे में हम यूपी के हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू कराएंगे। गाजियाबाद से गोरखपुर तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बों तक, एक भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं और कोई भी अधूरी खबर चलेगी नहीं। ऐसा होगा सत्याग्रह का मिजाज। सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक, आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हो या खबर का असर उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। और सत्याग्रह की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति की 2 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर मायावती के मिशन 2024 की है, जिसको लेकर अब मायावती भाजपा की राह पर चल पड़ी है। लेकिन मायावती की राह भाजपा की नीति नहीं है, बल्कि रणनीति अपनाने वाली है, यानी कि चुनाव जीतने की रणनीति। पूरी कहानी समझाएंगे आपको और वजह भी बताएंगे। और वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा को लेकर फिर से सियासी संग्राम शुरू हो चुका है और वजह है देश की सबसे बड़ी अदालत की वो टिप्पणी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सवालों की बौछार कर दी है। तो नुपुर शर्मा का सुप्रीम कोर्ट वाला दांव उल्टा पड़ चुका है। हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और अब उनके सामने किस तरीके का संकट खड़ा हो गया है। तो सत्याग्रह की शुरुआत 2 बड़ी खबरों के साथ हम कर रहे हैं। भाजपा की राह पर बसपा और नुपुर शर्मा के नाम पर संग्राम। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा उपचुनाव, यूपी के सत्ता संग्राम में बसपा का जादू नहीं चला, लेकिन आम चुनाव को लेकर मायावती ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। 2024 की सियासी दौड़ में हाथी पिछड़ न जाए, इसलिए संगठन को नए सिरे से धार दी जा रही है। इस कवायद की नींव लखनऊ में पार्टी की एक बैठक से की गई, जिसमें मायावती की अध्यक्षता में नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में मायावती ने मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर एक बार फिर से जोन सिस्टम को लागू कर दिया। राज्य को 6 भागों में बांटते हुए 3-3 मंडल का एक जोन बनाया गया है। हर जोन में 2-2 मुख्य जोन प्रभारी होंगे। जोन 1 में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद के लिए राजकुमार गौतम और नौशाद अली को जिम्मेदारी दी गई है। जोन 2 में आगरा, अलीगढ़ और बरेली के लिए मुनकाद अली और सूरज सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जोन 3 में कानपुर, झांसी और चित्रकूट के लिए डॉक्टर विजय प्रताप और बीपी अंबेडकर को जिम्मेदारी दी गई है। जोन 4 में यही जिम्मेदारी गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन के लिए सुधीर भारती और दिनेश चंद्रा पर आई है। जोन 5 में अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी के लिए शमशुद्दीन राय और मदन राम को जिम्मेदारी दी गई है। जोन 6 में लखनऊ, प्रयागराज और मिर्जापुर के लिए घनश्याम चंद खरवार, अखिलेश अंबेडकर को कमान सौंपी गई है। फेरबदल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। प्रदेश प्रभारी के पद को समाप्त कर अब जोन में लगाया गया है। जिला और विधानसभा कमेटी बूथ पर जाकर बसपा के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करेगी। जोन कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग के अलावा खुद भी बूथ स्तर पर काम करेंगे। इसी कड़ी में 18 मंडलों के पदाधिकारियों को 90 दिन में 1 करोड़ नए एक्टिव मेंबर बनाने का लक्ष्य दे दिया गया है। मायावती के इस आत्मविश्वास की वजह लोकसभा उपचुनाव के नतीजे माने जा रहे हैं, जिनमें हारी हुई बाजी में भी उन्हें जीत नजर आ रही है। दरअसल आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मिले 2,66,000 वोटों ने नया मूवमेंट दे दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में जीतने वाली भाजपा को 34% वोट मिले, रनर अप रही सपा को 33% वोट मिले, लेकिन बसपा को भी 29% वोट मिले। यही वजह है कि मायावती अब पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आपने मायावती के प्लान की पूरी रिपोर्ट देखी। अब आपको मायावती के बूथ लेवल के इस दांव की वजह समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों अखिलेश की हार से कॉन्फिडेंस में मायावती है। और सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
वीरेश जी, जिस तरीके से मायावती एक्शन में आई हैं, ये केवल आजमगढ़ का असर है या फिर बीएसपी को देर से ही सही एहसास हो गया है कि अब जागना पड़ेगा, क्योंकि कई चुनाव निकल गए हैं और हालात नीचे ही जा रहे हैं, उभरने की स्थिति बन नहीं रही थी। अवधेश, किसी भी पार्टी, व्यक्ति और संस्था के लिए कोई ना कोई अवसर, कोई ना कोई बात संजीवनी का काम करती है, नहीं तो वो अवसाद में, डिप्रेशन में और गिरावट की तरफ मुखातिब हो जाती है, चली जाती है। लेकिन जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात हम करें तो 2019 में गठबंधन के बाद भी उन्हें 10 सीटें मिली थी। उसके बाद से वो डिक्लाइन करती गई। उसका जो मनोबल है, वो उत्साह है, वो कार्यकर्ताओं, नेताओं सभी का, खुद मायावती का गिरता गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है। 2022 में समाजवादी पार्टी आमने सामने की लड़ाई में 100 से ज़्यादा सीट पा गई, लेकिन बसपा एक सीट पर सिमट गई और एक भी उमाशंकर सिंह, जिन्हें 5000 से जीत मिली, कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत उनके संबंधों की जीत है, पार्टी की जीत नहीं है। तो ऐसे में हम 403 में 0 मान सकते हैं बसपा का। लेकिन फिर भी मायावती को जिस तरीके से आजमगढ़ में बाउंस बैक हुई हैं, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है, गुड्डू जमाली, और जिन्हें जिस तरीके से मत मिला है, वोट मिला है, उसके बाद से पार्टी के अंदर एक उत्साह है, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच में एक जोश है और खुद मायावती और मायावती के काडर के बीच एक इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर हम जमीन पर लड़ेंगे, अगर हम एक संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे तो 2024 में हम विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल होंगे। और ये तस्वीर और ये पिक्चर, ये बातें मायावती और मायावती के काडर को, कोऑर्डिनेटर्स को, महासचिव को, सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया है कि तमाम जोर लगाने के बावजूद भी सत्ता में नहीं आई समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन। ऐसे में जो यादव के साथ मुस्लिम समीकरण है, जो 22%, 23% मारा जाता है, वो अब विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा। और जिस तरीके से 2007 में बसपा के साथ दलित आए थे, ब्राह्मण आए थे और मुस्लिम वोट पड़े थे और सरकार बनी थी, 2/3 बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। ऐसे में अगर हम वो संदेश देने में कामयाब रहे अवधेश, ऐसा बसपा का मानना है कि अगर संदेश दे दिया जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में और काडर के बीच में, तो वो पुनः वापसी होगी। बिल्कुल, वापसी की तैयारी। वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपसे इन सियासी समीकरणों को समझेंगे। बिल्कुल, हम बात करें 2024 के सियासी संग्राम की, लेकिन भाजपा तेजी से तैयारियों में कई कदम आगे बढ़ चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि जल्द बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू करेगी भाजपा। यूपी के 40,000 मतदान बूथों को मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। हर लोकसभा क्षेत्र में 80 लोगों की विशेष टीम गठित होगी और सभी सांसदों को 100 से 125 बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलेगी और जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर रणनीति के तहत काम होगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करके कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो भाजपा की तैयारी और रणनीति आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू कर दिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है, बूथ मैनेजमेंट बड़ा मजबूत होता है इनका। पन्ना प्रमुख वाली बात भी सामने आई है कि पन्ने का भी प्रमुख बना दिया जाता है। ये क्या पूरी रणनीति है बूथ मैनेजमेंट को लेकर और किस तरीके से जिम्मेदारियां तय होगी सबकी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी है, जो गुजरात में वो आजमाया करते थे, गांधीनगर और बाकी इलाकों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताते थे, और प्रभारी के तौर पर अमित शाह उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने एक समीकरण साधने की कोशिश की। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और जड़ों तक पहुंचने तक, तृणमूल तक पहुंचने की जो स्ट्रेटजी बनाई, जिसे चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, और जो रिजल्ट निकला उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ये उत्तर प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला बनी, 2014 ऐसी प्रयोगशाला बना कि उसके बाद से 2017 हो, 19 हो, 22 हो, हर चुनाव में ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, पूरे देश में करती है, उत्तर प्रदेश में खासकर करती है। कारण तृणमूल तक जाना है। जो
बूथ है, जो कार्यकर्ता है, जो जमीन है, और वहां से वोटर्स को लाकर मतदान कराने की जिम्मेदारी जो निभाता है, वो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, उस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और यही वजह है कि तथाकथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा भी कर रही है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही दिखाई देती है। और चाणक्य अगर अमित शाह को कहा जाता है और बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता है सुनील बंसल को, तो यही कारण है कि जड़ों तक, तृणमूल तक और जमीन तक उन्होंने पार्टी को पहुंचा दिया, और वही वोटर्स को खींच कर लाते हैं, मतदान कराते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है अवधेश, इसमें बताऊं कि अमित शाह जब अपनी कार्यशालाओं में भाषण देते हैं और वो कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि बताओ कि अगर हम इस बूथ पर 70% हैं और विपक्षी 100% है तो कैसे जीतोगे, तो वो जीतने का मंत्र बताते हैं। मंत्र में वो साफ कहते हैं कि अगर हम 70% हैं तो 70% हैं, लेकिन अपने 100% की ताकत को लगाएंगे, और जो 100% जहां पर जिसका वोट है वो अपना 100% देंगे, बूथ को जीतेंगे और उससे पूरा प्रदेश जीत जाएंगे। शुक्रिया वीरेश जी आपका जानकारी के लिए और समीकरण समझाने के लिए। और भाजपा का, प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र भी है अवधेश कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। इसी मंत्र के साथ भाजपा लगातार आगे बढ़ती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। अब बात नुपुर शर्मा को लगी सुप्रीम कोर्ट से फटकार की करते हैं। राहत के लिए नुपुर शर्मा ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत की जगह सुप्रीम कोर्ट में जमकर खरी खोटी सुननी पड़ी। और इसके बाद सियासी संग्राम भी शुरू हो गया। नुपुर शर्मा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका एक बयान दुनिया में तूफान ले आएगा। उनको यह उम्मीद भी नहीं होगी कि पैगंबर पर उनकी जुबान से निकले कुछ शब्द उनके लिए आफत बन जाएंगे। एक बयान से शहर शहर हंगामा हुआ, फिर पार्टी से कार्रवाई हुई, और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है, बल्कि सख्त लहजे में फटकार भी लगाई है। कानूनी मामले में राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगी है, जिसके बाद एक बार फिर से नुपुर शर्मा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। नुपुर शर्मा को राहत तो नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार जरूर लगा दी और हिदायत देते हुए कहा है, नुपुर शर्मा ने देश में भावनाओं को भड़काया। देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा को पूरे देश से टीवी पर माफी मांगनी चाहिए। सख्त हिदायत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ देश के कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कराने की मांग की थी, और साथ ही नुपुर शर्मा पर कोई एक्शन न लेने के लिए दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। और अब देश की सबसे बड़ी अदालत के इस बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। लगातार विपक्ष की तरफ से भाजपा पर हमलों की बौछार शुरू हो गई है। जब तक देश में और दुनिया में न्याय है, तब तक देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है, इंसाफ का रास्ता ही बचा सकता है। चाहे वो इंसान हो, इंसानियत हो, मानवता हो, तहजीब हो, धर्म हो, मजहब हो, मजहबी रिवायात हो, मजहबी रिश्ते हों। क्योंकि सियासतदानों के पास अपने अपने एजेंडे हैं, उनके पास अपना इंटरेस्ट है, अपने नफे और नुकसान के मंसूबे हैं। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप, और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। जो उदयपुर की घटना इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई। वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगें
जो बयान उन्होंने दिया है, तो माफी सिर्फ नूपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता को। इस मामले पर बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर इशारों में हमला बोला और ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी कुछ के लिए जरूरी सबक है, देश को हिंसक माहौल में झोंकने वालों के लिए सबक है। कुछ लोग देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंककर राजनीति चमकाते हैं। दरअसल नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बयान दिया, उससे यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक देश भर में बवाल हुए थे, जिसका नतीजा कानपुर और प्रयागराज हिंसा के रूप में सबके सामने है और उसी बयान की वजह से उदयपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ चुकी है और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नूपुर शर्मा का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आज अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को उनका वादा याद दिलाया। अपने जन्मदिन के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को लैपटॉप देकर सम्मानित किया और सरकार को भी लैपटॉप देने के वादे को याद दिलाया। इस खबर के अलावा हम आपको बताएंगे अखिलेश के लैपटॉप दाव की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश ने बर्थडे पर लैपटॉप बांटे तो सरकार को भी उसका वादा याद दिलाया। तो रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में करारी हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए अखिलेश ने पूरी तरह से सियासी टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन उनके इस दांव के पीछे भी बड़ा सियासी संदेश छिपा था। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी के लोग याद रखें कि लैपटॉप देने की योजना उन्होंने अपनी सरकार में शुरू की थी और इस दाव के पीछे युवाओं में पैठ बनाना अखिलेश का मकसद है। और यही वजह है कि वो हर मौके पर लैपटॉप की बात करना नहीं भूलते, जबकि वक्त वक्त पर भाजपा सरकार को भी उसका वादा याद दिलाते हैं। यानी कि पूरी कहानी लैपटॉप वितरण को लेकर क्रेडिट की है। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है, यूपी में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। केंद्र की तर्ज पर इस व्यवस्था के तहत अब भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाने की तैयारी है। तो दरअसल अब यूपी में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस अफसर ही विभागीय जांच करेंगे और इसके लिए अफसरों का एक पैनल तैयार होगा और इस पैनल के सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। जांच के पैनल में किसी भी अधिकारी को 1 साल में 8 से ज्यादा मामलों की जांच नहीं दी जाएगी और न ही एक बार में 4 से ज्यादा मामले दिए जाएंगे और इसके साथ मामले से जुड़ा पैनल में कोई अधिकारी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो दरअसल अब इस व्यवस्था से मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच आराम से हो सकेगी। साथ ही ये भी ख्याल रखा गया है कि अधिकतम 180 दिनों में जांच रिपोर्ट दी जाए। नई व्यवस्था में ये तय है कि 180 दिन से ज्यादा जांच जाने पर अनुमति लेनी होगी। तो वहीं जांच अधिकारियों को मानदेय के लिए भी 3 श्रेणी बनाई गई है। अगर मामले में जो अधिकारी 10 गवाह देगा तो पेंशन का 80% मानदेय, अगर 6 से 10 गवाह दिए तो 60% और 6 से कम होने पर 5% मानदेय दिया जाएगा। चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं, सीधा रुक करते हैं। हमारे साथी लखनऊ से जुड़ चुके हैं विवेक त्रिपाठी, उन्हीं का रुक करते हैं, आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। विवेक, ये कितना बड़ा कदम होगा, कितना बड़ा फैसला है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से काम आएगा, पूरी जानकारी बताएं विस्तार से विवेक। दीपा, देखिए सबसे पहले तो आईएएस का मतलब मैं बता दूं। आईएएस का मतलब यहाँ जो यूपी में जो सत्ता के गलियारे हैं, प्रशासनिक गलियारे हैं, वहाँ कहा जाता है कि आई एम सुपीरियर।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, आई एम सुपीरियर, यानी मैं सबसे सुपीरियर हूँ, सबसे बॉस हूँ। और ये वाकई में यूपी में होता भी है कि IAS अधिकारियों के अलावा के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या किसी भी तरह की जांच होती है, चाहे करप्शन की हो, चाहे गड़बड़ियों की हो, अनियमितताओं की हो, वो जांच हमेशा लटकी रहती है, क्योंकि एक तो आई एम सुपीरियर वाला भाव है, और दूसरी बात जो जांचकर्ता होते हैं वो सचिव स्तर के होते हैं या जो सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी इस तरह के लोगों को लगा दिया जाता है, या इसी तरह के तमाम और अफसर जो बहुत छोटे ग्रेड के होते हैं। इसलिए वो जांच कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, पूरी तरह से अपना जो उनका नतीजा होता है, रिजल्ट होता है जांच का, वो सामने नहीं आ पाता दबाव की वजह से। ये केंद्र सरकार में व्यवस्था है IAS अधिकारियों की जांच करने की, और वही व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश सरकार में भी लागू की गई है, क्योंकि IAS को रोकना, थामना, बांधना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कहा जाता है कि सरकार एक तरह से IAS अधिकारी चलाते हैं, और ये बात सच भी है, IAS ही सरकार चलाते हैं। तो इनको थामने के लिए, इनके भ्रष्टाचार के तौर तरीके हैं, उनको रोकने के लिए, जांच करने के लिए, सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यह योजना बनाई गई है कि अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में ACS होंगे और जो अन्य अधिकारी हैं सीनियर लेवल के, और IAS अधिकारी जिसके ऊपर भी आरोप है उसकी जांच के लिए जो कमेटी में सदस्य होंगे वो सचिव स्तर के होंगे, यानी कम से कम सचिव और उसके बाद जो ऊपर इनकी ग्रेडिंग होती है वो सब रिटायर होंगे, यानी रिटायर्ड ऑफिसर के जरिए वो जांच कराई जाएगी, ताकि किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, किसी भी तरह का दबाव ना पड़े उन पर, क्योंकि IAS अधिकारियों के दबाव और इस तरह के हथकंडे बहुत सामने आते हैं। वो दबाव डालते हैं, तमाम तरह के प्रेशर ऐसे डालेंगे कि जो तमाम उनकी सुविधाएं होती हैं वो रोक दी जाती हैं, जो जांचकर्ता होते हैं, या उनके ऊपर और अन्य तरीकों के दबाव डाले जाते हैं, तो इस वजह से वो जांच पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद निश्चित तौर पे जितने IAS अधिकारियों पर भी इस तरह के अफसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जांच अंजाम तक पहुंचेगी, और 6 महीने का समय दिया गया है, यानी जिस अधिकारी की जांच होगी उसको मैक्सिमम 6 महीने के पीरियड के अंदर जांच पूरी करके दे देनी है। इसीलिए कमेटी में एक जो अफसर होगा, जो एक जांचकर्ता होगा, उसके पास 10 से ज़्यादा, साल भर में 10 से ज़्यादा जांचें उसको नहीं दी जाएंगी, ताकि किसी भी ये जो पेंडेंसी होती है, वर्कलोड होता है, उसको बचाने के लिए कि इतना काम है कैसे करें, जो बहाने होते हैं तमाम अफसरों के भी, वो बहानेबाजी से बचने के लिए साल में अधिकतम 10 जांचें दी जाएंगी और 6 महीने में रिजल्ट दिया जाएगा। और ये भी नहीं है कि ये फ्री में कराया जा रहा है, इसका मानदेय होगा, यानी जो अधिकारी हैं उनको इसका बाकायदा मानदेय भी मिलेगा। जितनी पेंशन है, 3 कैटेगरी में मानदेय रखा गया है पेंशन के हिसाब से, जो पेंशन है उसमें 10%, 20%, 50%, 60%, इस तरह से मानदेय भी मिलेगा। और ये जो भाव उनके भीतर है वो भाव खत्म हो, और जो गड़बड़ी करे उसका अंजाम तय हो, जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर नकेल कसी जाए। इसके लिए ये बहुत बड़ा कदम केंद्र की तर्ज पर लिया गया है, उठाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो काशी की जनता को कई सौगात देंगे, लेकिन सबकी नजर नमो घाट पर टिकी है। नमो घाट को प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार कहा जाता है। साल 2019 में पीएम ने नमो घाट की नींव रखी थी, और लगभग 36 महीने बाद उनके सपनों का ये घाट हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। तो 2 चरणों में बनने वाले इस घाट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो सड़क, जल और वायु मार्ग से जुड़ा है, और पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन शैली के पहचान के तौर पर पहचान रखने वाले सूर्य नमस्कार को समर्पित है। और घाट को अब इंतजार है पीएम मोदी के हाथ लोकार्पित होने का। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ है, जो आधा किलोमीटर लंबा है। आपको बता दें कि नमो घाट को ही खिड़किया घाट के नाम से अभी वाराणसी में जाना जाता है। 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे, और इस दौरान प्रधानमंत्री के बनारस में कई कार्यक्रम हैं, कई परियोजनाओं की सौगात काशी, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का। आप देखिए, रुद्राक्ष यहाँ पर तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के इंतजार में। आप देखिए, हर ओर तैयारियां जारी हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी उसका जायजा ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगभग 1 घंटे का समय गुजारने वाले हैं। यहाँ शिक्षाविदों का सम्मेलन होगा, और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मुख्य वक्ता होंगे। शिक्षाविदों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। पूरे देश से कुलपति और IIT के निदेशक यहाँ पधारेंगे, और प्रधानमंत्री को ये सभी सुनेंगे, और सुनने के साथ ही आने वाले समय में
देश में शिक्षा का भविष्य क्या हो, इसको तय करेंगे। तो रुद्राक्ष इस बात की गवाही देने वाला है। रुद्राक्ष में तैयारियां हो रही हैं और ये तैयारियां अपने चरम पर हैं। अब ये तैयारियां आगे और भी शबाब पर होंगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी उत्साहित नजर आ रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो पीएम काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे के दौरान सिर्फ और सिर्फ योजनाओं की सौगात नहीं देंगे, बल्कि आने वाले 2024 के चुनाव का आगाज भी करेंगे। यहाँ जिस वक्त प्रधानमंत्री होंगे उस वक्त प्रधानमंत्री काशी को इस नमो घाट का तोहफा देंगे और ये नमो घाट आने वाले 2024 के चुनाव में नमो मंत्र का आगाज करेगा। और अब आपको सुनाते हैं कि कैसे कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी पुलिस पर जमकर जुबानी निशाना साधा। तो दरअसल गोंडा के गौरा में 26 जून को प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह की 2 बाइक सवारों ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब आज बृजभूषण श्रद्धांजलि सभा में शोक जताने के लिए पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने एक साथ अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं, पुलिसकर्मियों और प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। सुनाते हैं आपको। आप पता लगाइए किसने किया है, राजनीतिक वर्चस्व। ऐसा जब परिवार नाम लेकर आरोप लगा रहा है तो आपके नाम से एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए थी, तहरीर बनवाई गई, बिल्कुल होनी चाहिए थी। यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर है, विधायक की और सांसद की बंधुआ मजदूर है। ये दोनों लोग बाहर से आए हैं, पुलिस जाने काहे नहीं काम कर रही है, उनसे पूछो। पुलिस यहाँ पुलिस बंधुआ मजदूर है, यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर जो रहता बंधुआ मजदूर हो जाता है। गोंडा एसपी भी मौके पर। तो पूर्वांचल अवध से लेकर पश्चिम तक यूपी पुलिस सवालों के घेरे में और आगरा में भी है। आगरा की ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। एबीपी गंगा आज हम उन नामों का खुलासा करने जा रहा है जिन्होंने उसे सालों से परेशान करके रखा था। रितिका सालों से उन लोगों से संघर्ष कर रही थी जिस पर कभी उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। महिला ब्लॉगर इतनी परेशान थी, इतनी अकेली थी कि कोई उसकी सुनने वाला उसके पास नहीं था। रितिका की पर्सनल डायरी के पन्ने सामने आए हैं। रितिका ने इस डायरी में अपने दुख और संघर्ष की दास्तां लिखी है। डायरी 10 जून 2021 को रात 12:45 पर लिखी गई थी। रितिका ने लिखा था, बचपन से अब तक बहुत दुख संघर्ष देखे हैं, पर जब बड़ी हुई तो दुख ने हर तरफ से घेर लिया। हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर शायद किस्मत से इतने दुख लिखाकर लाई थी कि सबने बस इसी बात का फायदा उठाया। बहुत सताया सबने। पहले आकाश ने, जो अभी भी मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है, मेरी झूठी फोटोज बनाकर सब जगह झूठी आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहा है। और वो औरत दीपाली अग्रवाल, उसने तो मुझे, मेरी फैमिली को इतना परेशान किया कि नर्क में भी उसे जगह नहीं मिलेगी। रितिका हत्याकांड में रोजाना एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 24 जून को इसी अपार्टमेंट में जब रितिका की हत्या की गई, उससे 14 दिन पहले रितिका की डायरी का एक जो पन्ना है वो एबीपी गंगा के हाथ लगा है, जिसमें कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी के जो कहा जाए जो दुख हैं और जो संघर्ष की दास्तां हैं उसको बयां करती हुई नज़र आ रही है। 14 कहा जाए जो 24 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया, 10 जून की रात 12:45 बजे रितिका ने अपनी डायरी में लिखा है कि आकाश लगातार उसे बदनाम कर रहा है, उसके फ़ोटो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी जो डायरी में लिखती है कि किस तरीके से दीपाली अग्रवाल नाम की जो महिला है वो लगातार उसको परेशान कर रही है। रितिका एक ब्लॉगर थी, उसके 44,000 से ज्यादा फॉलोअर थे। रितिका को हत्या का डर था, इसलिए वो बार बार अपना फ्लैट बदलते रहती थी, लेकिन इसके बावजूद उसको चौथी मंजिल से फेंक कर मार डाला गया। मर्डर का आरोप उसके पति पर है। एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। आपको दिखाते हैं कैसे प्रतापगढ़ में एक मदरसे में बने अवैध कब्जे को बुलडोजर ने धराशाही कर दिया।
कुछ इस तरह प्रतापगढ़ के परियावा बाजार में मौजूद एक मदरसे पर दिखाई दिया बुलडोजर का एक्शन। देखते ही देखते पीले पंजे के प्रहार से मदरसे में बना अवैध कब्जा धराशायी कर दिया गया। चंद पलों के अंदर ही मिट्टी का गुबार नजर आने लगा। दरअसल ये कार्रवाई मदरसे की तरफ से पब्लिक प्लेस पर बनाई गई बाउंड्री वॉल और खपड़ैल पर की गई। परियाव में जो है तहसील कुंडा है, यहाँ जो है बंजर स्कूल की जमीन पर बगल में एक मदरसा संचालित उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो हमारा जो अभियान चल रहा है इसके अंतर्गत जो है कल एसडीएम साहब कुंडा ने इस जमीन पर से अतिक्रमण करा करके इसको खाली कराया। अभियान चल रहा है और लगातार चलता रहेगा जब तक कि सभी सरकारी जमीन में से। इस दौरान बुलडोजर ने अवैध रूप से किए गए दुकान के निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। बाहुबली बुलडोजर को इस तरह गरजता देख इलाके में हड़कंप मच गया। तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का इंतजार श्रद्धालुओं को है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं मंदिर बनाने का काम कितनी तेजी से वहां पर चल रहा है। दरअसल राम कथा कुंज में करीब 120 मूर्तियां पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन क्यों, वजह क्या है? दिव्य अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां तेजी से पूरी हो रही हैं। इस संकल्प को कैसे साकार किया जा रहा है, झलक आपको दिखाते हैं। ये राम मंदिर परिसर का वो राम कथा कुंज है जहां 100 से ज्यादा मूर्तियां लगेंगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन यात्रा के हर पहलू का परिचय भक्तों को करवाएंगी। कारसेवकपुरम में 8 साल पहले बननी शुरू हुई इन मूर्तियों में महाराज दशरथ के पुत्रयष्टि यज्ञ से लेकर श्री राम के जन्म, वनगमन और रावण से हुए धर्म युद्ध का मूर्ति कला से चित्रण किया गया है। यहाँ बनने वाली मूर्तियाँ अब करीब करीब बनकर तैयार हो चुकी हैं। 2024 में जनवरी तक श्रद्धालु यहाँ दर्शन भी कर सकेंगे। राम मंदिर का चारों तरफ लगाएंगे। अच्छा। हाँ, ये एक प्रसंग है राम का कौशल्या की गोद में राम। अच्छा। और ये है जब थोड़ा बड़ा हो गया तो ये गुरु घर में आ गया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आके ये यज्ञ भी कर रहे हैं। क्या है ये यज्ञ? यज्ञ कर रहा है ये माने वशिष्ठ मुनि है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए तो ये शिक्षा लेने के लिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के साथ चौतरफा विकास का इस तरह खाका खींचा जा रहा है कि अयोध्या को धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके। इसी के तहत अयोध्या में वैदिक स्वरूप में नव्य अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। इस कवायद को पूरा करने के लिए पहले चरण में 1194.32 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न प्रक्रिया के जितने हमारे प्रकरण हैं, जैसे आवासीय हैं, होटल है, धर्मशाला है, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने प्लॉट्स वगैरह प्लानिंग करी है, जिसमें खूब चौड़ी सड़कें होंगी, सब ग्रीन्स होंगे, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, रेजिडेंशियल के भी अवेलेबल होगा। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने पूरा अपनी प्लानिंग करी है। मतलब वर्तमान अयोध्या और नई अयोध्या के बीच इस तरह समन्वय बनाया जाएगा कि मौजूदा अयोध्या आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित होगी तो नई अयोध्या आधुनिक और युवाओं को आकर्षित करने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।